हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर क्या होती है, क्योंकि देखो जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग है वो इसी के साथ जो है वो रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से समझनी है तो उससे पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है तो इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पर जो है समझाऊंगा। तो मान के चलो एक XYZ लिमिटेड कंपनी है जो कि यहाँ पर कार बना के मार्केट में सेल करती है। एक कार जो वो बनाती है उसकी कॉस्ट कितनी आती है, उसको यहाँ पर 10 लाख रुपए। तो कंपनी यहाँ पर जनरली जो है 5 कार यहाँ पर बनाती है जिसकी कॉस्ट उसको आती है यहाँ पर 50 लाख रुपीस। पर कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर 6 कार्स जो है यहाँ पर बनाए जिसकी कॉस्ट उसकी कितनी आ गई यहाँ पर 60 लाख रुपीस। यानी कि जब कंपनी ने यहाँ पर 6 कारें बनाई तो उसकी वजह से उसकी 10 लाख रुपए से कॉस्ट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी। यानी कि एक एडिशनल यूनिट जो हमने यहाँ पर एक एडिशनल कार यहाँ पे जो है बनाई है उसकी कॉस्ट हमें कितनी आ रही है यहाँ पर 10 लाख रुपए। तो ये जो 10 लाख रुपए कॉस्ट है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं है ना, और हमने एक एडिशनल यूनिट यहाँ पे जो है प्रोड्यूस कर लिया है, तो वो जो एडिशनल यूनिट होती है उसकी जो कॉस्ट होती है ना, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, यहाँ पर हमारी जो है मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पर बेसिकली क्या होती है। तो यहाँ पर देखो मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी एक कॉस्टिंग की टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पे जो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की है उसकी कॉस्ट को हम यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई करते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या हुआ, 6 कारें बनाई। अब XYZ लिमिटेड कंपनी जानना चाहती है कि उसने जो एक कार ज्यादा बनाई है उसकी कॉस्ट उसको कितनी आई है, तो वो चीज ये पता कर सकती है मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से। क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प से। यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर हम लोग जो है एक प्रोडक्ट की मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब बेसिकली हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर करते क्या है, कैसे ये चीजें को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर मेनली हम 2 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। 2 चीजें हम करते हैं। सबसे पहली चीज होती है जो हमारी यहाँ पर टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने की, उसको हम यहाँ पर 2 हिस्सों में जो है डिवाइड करते हैं। पहला देखो क्या है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर, वेरिएबल कॉस्ट। और दूसरा काम हम यहाँ पर करते हैं कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का। क्या है, कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारी जितने भी हम कॉस्ट इनकर करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के, वो कॉस्ट हमारे मेनली जो है 2 तरीके के होते हैं। पहला देखो क्या है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, ऐसे कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से चेंज नहीं होते, ये प्रोडक्शन के हर लेवल पे जो है कांस्टेंट रहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो आपने एक फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है। ठीक है, उसका आप हर महीने 10,000 जो है रेंट पे कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो फैक्ट्री में अगर आप यहाँ पर 1 यूनिट प्रोड्यूस करें तब भी आपको 10,000 पे करना पड़ रहा है। अगर आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करो तब भी आपको 10,000 पे करना पड़ रहा है। यानी कि प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सिंपली ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होती है तो ये बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन अगर डिक्रीज होती है तो ये डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। देखो अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल कम यूज होगा, 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो यहाँ पर 100 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज होगा। तो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से हमारी ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना, वो हमारी कहलाएगी यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने क्या करना है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं जो टोटल कॉस्ट है उसको इन 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देना है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने की जरूरत क्यों है, तो सिंपली देखो जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं, जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही यहाँ पर जो है इंक्लूड करते हैं। यानी कि जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो करें, मान के चलो एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने में हमने यहाँ पर जो है 10 रुपये वेरिएबल कॉस्ट खर्च किए और 5 रुपये यहाँ पर फिक्स कॉस्ट खर्च किए, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी कैलकुलेट होगी, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। क्योंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंडर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्लूड जो है वो यहाँ पर करते हैं। अब आप सोचोगे फिक्स कॉस्ट क्या होता है, तो फिक्स कॉस्ट को आगे हम कंट्रीब्यूशन के साथ जो है रिटर्न ऑफ करते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या होती है, तो सिंपली देखो जब हमारी सेल्स, ठीक है, हमारी सेल्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट से हमारी यहाँ पर प्रोडक्ट को बनाने की,
ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन अराइज होता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपने सेल्स की 50,000 रुपये की, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट थे 20,000 रुपये की, ठीक है, उसके बाद माइनस करने के बाद ये जो 30,000 रुपये यहाँ पर बचा ना, ये हमारा कहलाता है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन। क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन। यानी कि हर प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद इतने जो है पैसे जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी के प्रॉफिट के अंडर। अब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। सबसे पहले जो सेल्स हुई है, तो सेल्स मान के चलो हमारी 50,000 की है, ठीक है, उसमें से हमें यहाँ पर जो है 20,000 वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने, 30,000 हमारे क्या है कंट्रीब्यूशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है इसको हम आगे जाकर रिटर्न ऑफ करते हैं कंट्रीब्यूशन के साथ। तो यहाँ पर देखो, जब हमें कंपनी का प्रॉफिट जानना होता है तो हम क्या करते हैं, इस जो भी हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है उसमें से जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, मान के चलो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 10,000 रुपये है, वो हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यानी कि रिटर्न ऑफ कर देते हैं, और लास्ट में जो अमाउंट बचती है वो हमारी कहलाती है प्रॉफिट। क्या कहलाती है? प्रॉफिट। यानी कि कंट्रीब्यूशन हमारा प्रॉफिट नहीं है, अल्टीमेट प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो तब कैलकुलेट होता है जब हम एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट को उसकी सेल्स में से माइनस करते हैं, पर ये कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही माइनस करके आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता है, बल्कि कंट्रीब्यूशन को जब हम फिक्स कॉस्ट के साथ रिटर्न ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद हमारा जो अमाउंट बचता है वो हमारा प्रॉफिट जो है कहलाता है। तो यहाँ तक आपको यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे की जाती है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का यहाँ पर मतलब क्या है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट, तो ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो टोटल कॉस्ट यहाँ पर हम कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम ही बात कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, यानी कि हम वन मोर यूनिट को जब प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो एडिशनल कॉस्ट है उसे हम कहते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि चौथे में क्या कह रहा है, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो एसोसिएट होती है प्रोडक्शन के साथ वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट डिफाइंस मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग को डिफाइन करती है। पहला क्या है, इट इज अ कॉस्टिंग टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि कॉस्टिंग टेक्निक होती है जिसका यूज करके हमने एक एडिशनल यूनिट जो यहाँ पर प्रोड्यूस किया उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट या इन दिस टेक्निक कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द ऑपरेशन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, यानी कि इस टेक्निक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं उसी को हम यहाँ पर प्रोडक्ट सर्विसेज की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट डिफाइन करी है। नेक्स्ट या ऑल फिक्स कॉस्ट कैन बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन इन द पीरियड इन विच दे अराइज, यानी कि जितनी भी हमारी फिक्स कॉस्ट है उसे हम कंट्रीब्यूशन के साथ रिटर्न ऑफ करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर फीचर नहीं होती है मार्जिनल कॉस्टिंग की। पहले देखो क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग अकम्पासेस बोथ द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम यहाँ पर कॉस्ट को रिकॉर्ड भी करते हैं और उसको रिपोर्ट भी करते हैं मैनेजमेंट को, ये दोनों चीजें इंक्लूड होती है। तो ये बिल्कुल फीचर होता है, ये बिल्कुल फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो ये भी हमारा फीचर होता है। नेक्स्ट क्या है, एलोकेटिंग ऑल कॉस्ट टू ऑपरेशन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी हमारे कॉस्ट इनकर किए जाते हैं चाहे फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो उसको हम प्रोडक्ट प्रोसेस या ऑपरेशन की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो ये जो हमारा फीचर है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्या, टू डिटरमाइन प्रॉफिटेबिलिटी द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट इज कंसीडर, यानी कि अगर हमें किसी डिपार्टमेंट के किसी प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी जाननी हो तो हम यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन वो दे रहे हैं पर यूनिट वो हम कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल फीचर होता है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा हम फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाएंगे और उतना ज्यादा ही हमारा प्रॉफिट जो है होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग इन मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी कि जब हम यहां पर डिसीजन मेकिंग करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले क्या है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट शुड बी कंसीडर्ड इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि जब भी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही हम यहाँ पर जो है कंसीडर करेंगे और बाकी कॉस्ट को हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, ओनली फिक्स कॉस्ट शुड बी कंसीडर्ड इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट है वही यहाँ पर कंसीडर की जाएगी डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्या, बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट शुड बी कंसीडर्ड इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट, कॉस्ट शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन इन मार्जिन कॉस्टिंग। हमारे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन क्या होता है मार्जिन कॉस्टिंग के अंडर। तो कंट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जब हम यहाँ पर सेल्स में से, ठीक है, जब हम यहाँ पर सेल्स में से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर कहलाता है। देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करता है। पहला क्या है, कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, यानी कि जो हमारी सेल्स है और उसमें से जब हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं उसके बाद कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द प्रॉफिट अर्न पर यूनिट आफ्टर कवरिंग वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है उस अमाउंट को जो कि हम यहाँ पर अर्न करते हैं जब भी हम अपने वेरिएबल कॉस्ट को पे कर देते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर डिफाइन जो है कर रही है। नेक्स्ट है, कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल्स, यानी कि जो हमने सेल्स किए उससे जो हम टोटल रेवेन्यू कमा रहे हैं उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। अब ये होता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ये तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहली चीज है यहाँ पर कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, सिंपली हमने जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए हमने यहाँ पर कितना जो है खर्च किया, हमें कितनी कॉस्ट यहाँ पर आई है। वॉल्यूम क्या है यहाँ पर सेल, हमने यहाँ पर उस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी की है। प्रॉफिट क्या है, जो हमने यहाँ पर सेल्स करने के बाद कितना पैसा यहाँ पर जो है कमाया। तो ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है वो हमें जो है इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है बताता है। यानी कि अगर हमारी यहाँ पर जो है सेल्स है, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का चेंज आता है तो उस चेंज का हमारे यहाँ पर प्रॉफिट और कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है पता लगता है। या फिर अगर यहाँ पर कॉस्ट में, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारे सेल्स और प्रॉफिट में क्या चेंज आता है उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है पता लगता है। यानी कि अगर आपको किसी कंपनी की, ठीक है, प्रॉफिट सेल्स और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट और सेल्स और हमारा जो कॉस्ट है उसके बीच का रिलेशनशिप जानना हो तो आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का यहाँ पर यूज जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब फटाफट से आप यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक होता है यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन सेल्स और प्रॉफिट, यानी कि एक यहाँ पर हमारी टेक्निक होती है जिसका यूज किया जाता है कॉस्ट, हमारी सेल्स और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप को जानने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हो गया, इट प्रोवाइड इनसाइट्स हाउ कॉस्ट एंड प्रॉफिट आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी कि इससे हमें यह पता लगता है कि जब भी हमारे यहाँ पर सेल्स में चेंज आता है तो उससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्रॉफिट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि सेल्स हमारे कॉस्ट और प्रॉफिट को कैसे इफेक्ट डालता है उसके बारे में पता लगता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, दिस एनालिसिस इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन ऑफ एवरी कॉस्ट एज आइदर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि इस एनालिसिस के अंदर हमारे जितने भी कॉस्ट होते हैं उसको हम यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंडर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स ओनली, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें यहाँ पर जो है बताता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो पहली तीन स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, चौथी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। तो इन स्टेटमेंट से आपको क्या पता लगा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में, कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम जान पाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वो प्रोडक्ट बना रही है उसकी कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज में चेंजेस करते हैं तो उसका बाकियों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हमें पता लगता है। नेक्स्ट देखो क्या है, इन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच फॉर्मूला, यानी कि हम जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का यूज करते हैं उसके अंदर अगर हमें यहाँ पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना हो तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करते हैं। पहला देखो क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। यानी कि सेल्स वॉल्यूम में से हमें यहाँ पर जो हमारे टोटल कॉस्ट है, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, उसे हमें यहाँ पर जो है माइनस कर देना है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो यही फॉर्मूला है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। बाकी ये जो फॉर्मूला ये गलत है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इस फॉर्मूले से आप आसानी से जो है यहाँ पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम यहाँ पर जो है देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक फॉर्म manufacturing tables has fixed cost of 1 lakh rupees and variable cost is 120 per unit. Sales price is 160 per unit. During the year it is sold 3000 tables. What is the profit of the firm during the year?
यानी कि एक हमारे यहाँ पर कंपनी है, फॉर्म है, जो कि यहाँ पर टेबल्स को मैन्युफैक्चर करती है। उस टेबल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसका जो टोटल फिक्स कॉस्ट आता है वो कितना है, 1,00,000 रुपए का आता है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसे कितनी पड़ती है, 120 रुपए। और उसका जो सेल्स प्राइस है पर यूनिट वो क्या है, 160। उसने यहाँ पर 3000 के यहाँ पर टेबल जो है सेल किए। अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो है कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला देखो, एक जो हमने ऊपर फॉर्मूला क्या है, इसको हम इक्वेशन की हेल्प से भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, एस इंटू एन माइनस एफ प्लस वी इंटू एन, ठीक है। इसमें जो हमारा एस है वो क्या है, हमारा सेल्स पर यूनिट। एस क्या है हमारा यहाँ पर, सेल्स पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद देखो एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। जितने आपने यहाँ पर जो है यूनिट सोल्ड किए हैं वो हमारे यहाँ पर क्या है, एन है। क्या है हमारा, एन है। उसके बाद देखो एफ क्या है, हमारा फिक्स कॉस्ट है, प्लस वी क्या है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हम यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करते हैं। तो सेल्स हमारा पर यूनिट कितना है, 160 इंटू एन हमारा वो कितना है, 3000 है, प्लस हमारा फिक्स कॉस्ट यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमारा यहाँ पर कितना है, 1,00,000 रुपए का है, प्लस यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितने, 120 इंटू हमारा 3000, ठीक है। तो फटाफट से इसको हम यहाँ पर जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो 160 इंटू हमारा 3000, ये हमारा आ रहा है यहाँ पर 4,80,000। क्या है, 4,80,000। इसमें से हमें यहाँ पर माइनस करना है क्या चीज़ है, 1 लाख प्लस यहाँ पर 123,000। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हमारा 120 इंटू हमारा 3000, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 3,60,000। क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर, 3,60,000, ठीक है। इसमें से हमें 1 लाख यहाँ पर प्लस करना है। तो यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे तो 4,80,000 माइनस हमारा यहाँ पर जो है 4,60,000, ठीक है, इजिकल टू हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000। ये हमारा प्रॉफिट आके निकल के आया है। तो 20,000 हमारे यहाँ प्रॉफिट आ रहा है। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कॉस्ट और सेल्स की हेल्प से आसानी से प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीवीपी एनालिसिस, यानी कि जो हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। पहला देखो क्या है, इट इनेबल्स बिजनेस टू असेस द सेंसिटिविटी ऑफ प्रॉफिट टू चेंजेस इन आउटपुट और सेल्स वैल्यू। यानी कि इस एनालिसिस के हेल्प से हमें ये पता लगता है कि एक प्रॉफिट जो है, एक यहाँ पर प्रॉफिट जो है कंपनी का, वो उसकी सेल्स से कितना यहाँ पे जो है सेंसिटिव है। यानी कि अगर सेल्स में चेंज आते हैं तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आता है उसके बारे में हमें पता लगता है। तो ये बिल्कुल इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्या है, दिस एनालिसिस एड्स इन प्रॉफिट प्लानिंग by providing a framework to estimate the profit potential at different levels of production और sales। यानी कि ये ना हमें प्रॉफिट को प्लान करने में हेल्प करता है। यानी कि हम यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स पे कितना प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं उसको डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये बिल्कुल इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्या है, दिस एनालिसिस अलाउ बिजनेस टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स टू रीच द स्पेसिफिक टारगेट प्रॉफिट। यानी कि अगर यहाँ पर कोई कंपनी एक टारगेट प्रॉफिट रख रही है, यानी कि मान के चलो वो 50 लाख प्रॉफिट कमाने का टारगेट रख रही है, तो इस टारगेट तक पहुंचने के लिए उनको कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, कितने यूनिट्स यहां पर प्रोड्यूस करके सेल करने पड़ेंगे, उसके बारे में हमें यहां पर पता लगता है। तो ये भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्या, इट हेल्प्स द असेस फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद चेंजेस इन प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम। यानी कि अगर हम यहां पर प्रोडक्शन और सेल्स में यहां पर किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो उससे की वजह से हमें यहां पर कितना लॉस हो सकता है, यानी चेंजेस करने से कितना रिस्क जुड़ा हुआ है उसके बारे में हमें यहां पर पता लगता है। तो ये भी हमारा इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों करके सीपीपी एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। क्या है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, ए पॉइंट एट विच अ बिजनेस neither मेक्स अ प्रॉफिट नॉर इनकर्स अ लॉस इज नोन एज। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक कंपनी है ना तो प्रॉफिट कमा रही है और ना ही उसे कोई यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं। ऑप्शन है ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन बी जीरो प्रॉफिट पॉइंट, ऑप्शन सी न्यूट्रल पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है ब्रेक इवन पॉइंट इज अ करेक्ट आंसर। अब ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर ना तो कंपनी कोई प्रॉफिट कमा रही है और ना ही लॉस कमा रही है। यानी कि इस पॉइंट पे हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, हमारा जो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पर इक्वल हो जाता है जो भी हमने यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो है वो इनकर की है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो हम एक यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका जो सेल प्राइस है वो कितना है, 10 रुपये, ठीक है। उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट हम जो है 8 रुपये पर यूनिट जो है वो यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो हम फिक्स कॉस्ट खर्च कर रहे हैं वो कितनी खर्च कर रहे हैं, 2,000 रुपये। मान के चलो हमने जो सेल्स किया है वो कितनी की है यहाँ पर, 1,000 यूनिट्स, ठीक है। तो 1,000 इंटू हमारा यहाँ पर 10, ये कितना आ गया, 10,000 रुपये। यानी कि हमने 10,000 रुपये की सेल की है जब हमने 1000 यूनिट्स की यहाँ पर सेल की है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1000 इंटू 10, ये हमारा क्या टोटल 10,000 रुपीज़ की सेल्स हमने की है और यूनिट्स हमने कितने सेल किया, 1000।
उसके बाद अब देखो इसमें से हमें वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, तो यहाँ पर देखो 1000 यूनिट्स है, पर यूनिट पे 8 रुपये हमें वेरिएबल कॉस्ट आई है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8000 रुपये। टोटल हमने 8000 रुपये के यहाँ पर जो है खर्च किए हैं वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा कितना आ गया 2000 रुपये। कितना आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया हमारा यहाँ पर 2000 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो हमने जो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट खर्च किए थे वो भी कितने किए थे 2000 रुपये। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें यहाँ पर ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हमारा कितना है यहाँ पर 0 है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यही पॉइंट हमारा कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ब्रेक इवन पॉइंट आप यूनिट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं यूनिट में बात करूँ तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना है 1000 यूनिट, यानी कि 1000 यूनिट अगर वो सेल करते हैं तो उनको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही सेल लॉस हो रहा है। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो 10,000 की सेल्स करो, 10,000 की सेल्स करो तब आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर आपको? अभी जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये हम ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे जो है कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट। अगर आपको यहाँ पर यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना है तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के साथ। उसके बाद ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है वेरिएबल कॉस्ट के साथ, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, जो हमें पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसके साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर जो है यूनिट्स में निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको एक क्वेश्चन के हेल्प से भी यहाँ पर जो है करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, XYZ मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट व्हिच हैज सेलिंग प्राइस इज 40 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 20 एंड फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज 1 लाख रुपीज। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट, जितनी भी हमारे यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है उसे हमें डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन यूनिट मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद देखो फिक्स कॉस्ट हमारी यहाँ पर कितनी है, 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है, वो हमें पता है कैसे आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स हमारी कितनी है, सेल्स हमारी कितनी है यहाँ पर 40 की है, इसमें से हमें यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये माइनस करना है, तो ये कितना आ रहा है हमारा 20 रुपये। तो इसको 20 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पर 1 लाख डिवाइडेड बाय 20। तो ये जो हमारा आ रहा है वो कितना आया 5000 यूनिट्स। क्या आ रहा है 5000 यूनिट, यानी कि इस कंपनी का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कितना 5000 यूनिट। अगर ये 5000 यूनिट्स को बना के सेल करते हैं मार्केट में तो उसे ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। अगर उसे प्रॉफिट कमाना है तो उसे 5000 यूनिट से ज़्यादा बेचना पड़ेगा, और अगर उसे यहाँ पर लॉस कमाना है, वैसे लॉस कोई कमाता नहीं, उसको 5000 से कम उसको सेल होगी। ठीक है, अब ये हमारा जो है यूनिट्स में। अगर आप इसको वॉल्यूम में कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसको जो है यहाँ पर सेल प्राइस पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 5000 यूनिट्स को, यहाँ पर 5000 यूनिट्स को हमारा जो 40 पर यूनिट सेल प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 लाख रुपये, यानी कि आपको 2 लाख रुपये की कम से कम यहाँ पर सेल्स करनी पड़ेगी ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुँचने के लिए। नेक्स्ट देखो क्या है, डैश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स, इट इज टर्म एट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा रेशियो है जो कि हमें यहाँ पर कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है और उसकी जो सेल्स है उसके बीच का रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप बताने का मतलब है कि यहाँ पर हम कितनी सेल्स करें और उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं उसका हमें यहाँ पर पता लगता है। तो ऑप्शन ए देखो क्या है, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ऑप्शन बी ग्रॉस मार्जिन रेशियो, ऑप्शन सी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज द करेक्ट आंसर। तो एक रेशियो है जो कि हमें बताएगा कि हम अपनी सेल्स से कितना यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, हमारा पीवी रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, तो ऑप्शन ए कह रहा है पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन को आप सेल्स के साथ डिवाइड कर दो इंटू 100 कर दो आ जाएगा, या फिर पीवी रेशियो के इक्वल हमें सेल्स को डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन के साथ और इंटू 100 करना है, या फिर प्रॉफिट को सेल्स पर यूनिट के साथ डिवाइड करना और 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो भी आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है उसको आपको यहाँ पर जो है डिवाइड कर देना है सेल्स के साथ और इनटू कर देना है 100 के साथ, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो जो हम यहाँ पर
हमारा जो पीवी रेशो है वो हम यहाँ पर जो है पर यूनिट की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है, और आप यहाँ पर सेल्स पर यूनिट भी यहाँ पर जो है लिख सकते हो। आंसर हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है सेम ही आने वाला है, उसमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पर जो है नहीं आने वाला है। क्लियर है? अब इसको यहाँ पर क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। तो मान के चलो यहाँ पर क्या है, एक कंपनी है जो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है विजिट्स, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है पर विजिट वो कितना है 1000 है, और वेरिएबल कॉस्ट पर विजिट कितने यहाँ पर 600 है। द फिक्स कॉस्ट फॉर योर बिजनेस इज 20,000 पर, 2 लाख, यहाँ पर 2 लाख रुपए यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा यहाँ पर, कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, चाहे टोटल कंट्रीब्यूशन ले लो चाहे पर यूनिट ले ले, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आएगा, सेलिंग प्राइस है 1000 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है हमारी यहाँ पर 600, तो इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 400। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है हमारा 400, ठीक है। उसको डिवाइड करना है किसके साथ, हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस वो कितना है 1000 है, इंटू 100 कर देना है। तो जब हम इसको डिवाइड करें, जब हम इसको यहाँ पर जो है डिवाइड करें तो 400 डिवाइड 400 डिवाइडेड बाय हमारा 1000 इंटू 100, ये हमारा कितना है 40%। यानी कि इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर जितना हम सेल कर रहे हैं उसके 40% के इक्वल हमारा कंट्रीब्यूशन जो है आ रहा है। यानी कि अगर आप 100 रुपए की सेल करो तो उसमें से 40 रुपए हमारा यहाँ पर क्या है कंट्रीब्यूशन है, जो कि वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद बच जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हो गया विच ऑफ दीज एडवांटेज ऑफ पीवी रेशियो एनालिसिस, इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर एडवांटेज होती है पीवी रेशियो एनालिसिस की। तो पहला देखो क्या है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, दूसरा क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस, तीसरा क्या है प्राइसिंग डिसीजन, चौथा क्या है कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे ही हमारे यहाँ पर एडवांटेजेस होते हैं पीवी रेशियो एनालिसिस के। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जान पाते हैं कि एक कंपनी यहाँ पर डिफरेंट सेल्स करके यहाँ पर कितना प्रॉफिट जो है यहाँ पर कमा पा रही है। क्लियर? जैसे हमने जाना था ना, यहाँ पर देखो कंट्रीब्यूशन कितना था 40%, यानी कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो अच्छी है। अब वही अगर कंट्रीब्यूशन आ जाता है यहाँ पर 1%, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है। उसके बाद क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब देखो ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में हमें पता लग जाता है, क्योंकि देखो हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमें फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, कितनी सेल्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट या प्राइसिंग डिसीजन। अब क्योंकि हमें कॉस्ट भी पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, अब प्राइसिंग डिसीजन में हमें यहाँ पर जो है हेल्प मिल जाती है, सुइटेबल प्राइस डिसाइड करने में हमें हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है कॉस्ट कंट्रोल एफिशिएंसी। अब इसमें हम लोग जो है कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी है वो यहाँ पर जो है इंक्रीज होती है। क्लियर है? तो ओवरऑल मार्जिनल कॉस्टिंग जो ओवरऑल अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो वो कॉस्ट कंट्रोल की ही बात करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मार्जिन सेफ्टी। इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द मार्जिन सेफ्टी। तो सबसे पहले मार्जिन सेफ्टी का मीनिंग समझ लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पर होता है। तो सिंपली देखो जो हमारा यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है, हमारा यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। हमने ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर यानी कि एक्सेस में जितनी भी सेल्स कर दिया ना, तो वो जो एक्सेस सेल्स है वो हमारा कहलाता है मार्जिन सेफ्टी। जैसे मान के चलो ब्रेक इवन पॉइंट था कितना था हमारा यहाँ पर 5000 यूनिट, ठीक है, पर आपने यहाँ पर सेल कर दी कितनी, यहाँ पर 6000 यूनिट, कितनी कह रही 6000 यूनिट्स। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है 1000 यूनिट, ये हमारा क्या कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों कहा जाता है, देखो ये जो 1000 यूनिट्स है ना, यहाँ तक कंपनी सेफ है, यानी कि अगर कंपनी की सेल्स ना 1000 यूनिट से कम भी हो जाती है तब भी वो लॉस से बच जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस से बच जाएगा। तो यहां तक उसको सेफ्टी मिलती है, ये मार्जिन है सेफ्टी का, इसीलिए हम इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है यहां पर कहते हैं। क्लियर है आपको? तो जितना ज्यादा हम ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल्स करेंगे हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा और हम ज्यादा सिक्योर होंगे, हमें लॉस होने के चांसेस कम होंगे। और जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा उतना ही हमें यहाँ पर जो है कम प्रॉफिट होगा और लॉस होने के चांसेस जो है होंगे। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या करिए, इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच एक्चुअल सेल्स एक्सीज द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ये यहाँ पर उस एक्सटेंट को मेजर करती है जब हमारी यहाँ पर सेल्स जो है एक्चुअल सेल्स जो है इंक्रीज कर जाते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट बाय विच सेल्स कैन डिक्लाइन बिफोर अ बिजनेस स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस, यानी कि ये अमाउंट ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर उतना सेल्स कंपनी जो है वो कम भी कर देती है, अगर उतने अमाउंट से कंपनी की सेल्स डिक्लाइन भी कर जाती है तब भी उन्हें लॉस जो है वो नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट लोअर रिस्क ऑफ लॉसेस, यानी कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है तो हमें रिस्क जो है वो भी यहाँ पर कम होता है। तो यहाँ पर देखो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ये सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखो क्या है, सपोज अ कंपनी, ठीक है, सपोज यू ओन अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस,
योर फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग रेंट सैलरीज यूटिलिटीज अमाउंट टू 50,000 पर मंथ, यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो क्लोथिंग का, 50,000 पर यूनिट आपको 50,000 पर मंथ आपको फिक्स कॉस्ट पड़ती है। उसके बाद क्या है सेलिंग प्राइस जो है इस आइटम का वो कितना है 50 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है जिसके अंडर हमारे लेबर भी आते हैं मटेरियल भी आता है वो कितना है 30 रुपीज़ है, ठीक है। इन फिगर्स के बेस पर हमें यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों को ही कैलकुलेट करना है, और हमें यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मान के चलना है कि हमारी जो सेल्स है वो कितनी है यहाँ पर 35,000 यूनिट्स, ठीक है, नहीं 3500 यूनिट्स। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट की जरूरत है, ब्रेक इवन पॉइंट की यहाँ पर जो है जरूरत है, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो यहां पर देखो जो भी हमारी फिक्स कॉस्ट है उसे डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन, जो हमारा यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो यहां पर देखो फिक्स कॉस्ट कितने हैं? फिक्स कॉस्ट है हमारी यहां पर जो है 50,000 पर मंथ, ठीक है। कंट्रीब्यूशन देखो क्या है 50, यहाँ पर हमारा सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 30, तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 20 आ रहा है, ठीक है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, जब मैं इसको यहाँ पर 50,000 को डिवाइड कर दूंगा 20 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, यानी कि 2500 हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा है यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद अगर हमें यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करनी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली देखो जो भी हमारी एक्चुअल सेल्स है उसमें से हमारे यहाँ पर जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसे माइनस करना है, ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेल्स कितनी है, एक्चुअल सेल्स कितनी है 3500, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 2500, तो माइनस जब आप करोगे तो कितना जाएगा 1000 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर कितना जाएगा 10,000, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3500 माइनस 2500, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1000 यूनिट, ठीक है। सिंपली थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, 1000 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अगर 1000 यूनिट्स तक हमारी कंपनी की सेल डिक्लाइन भी कर जाती है तब भी हमें लॉस होने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्लूड, हमारे यहाँ पर क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट बता दूँ, जो हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग है वो काफ़ी इजी है, सिंपल टेक्निक है, उससे हम और अच्छे तरीके से एफिशिएंसी से यहाँ पर जो है कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, सेल प्राइस फिक्स कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। पर कुछ एडवांटेजेस होने के साथ साथ कुछ यहाँ पर डिसएडवांटेजेस हैं जिसको हमें यहाँ पर स्टडी करना जरूरी होता है। अब ये डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी है? पहला देखो क्या है, डिफिकल्टी इन सेग्रेटिंग कॉस्ट इनटू फिक्स्ड वेरिएबल कैटेगरीज एक्यूरेटली। अब देखो क्या है कि हम यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर मान के चलते हैं कि टोटल कॉस्ट को हमें यहाँ पर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक हमारा यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट होगा और एक हमारे यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कहलाएगा, वेरिएबल कॉस्ट और हमारे यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है आपको? अब क्या होता है ना कि कई केसेस में इनको सेग्रेट करना यानी कि डिवाइड करना काफ़ी यहाँ पर जो है मुश्किल होता है, यानी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन से फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन से हमारे वेरिएबल कॉस्ट है, जिससे डिफिकल्टी आती है। तो ये एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्या है, अनरियलिस्टिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉन इंक्लूडेड। तो हम यहाँ पर जब भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को ही इसकी कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, जो कि काफ़ी अनरियलिस्टिक है। देखो यार, अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, तो उस पर जो टोटल कॉस्ट यहाँ पर इनकर की है तो वो उस वैल्यू पे जो है इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया है तो आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 100 रुपये ही यहाँ पर इंक्लूड करनी है। तो यहाँ पर ये भी एक लिमिटेशन होती है कि हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट को ही ले रहे हैं और फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा सही तरीके से इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद क्या है, लिमिटेड सूटेबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी असेसमेंट। तो यहाँ पर देखो जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्या है, लिमिटेशन है मार्जिनल कॉस्टिंग के। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, डैश इज अ कॉस्टिंग मेथड, ठीक है, डैश इज अ कॉस्टिंग मेथड दैट एलोकेट्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोथ वेरिएबल फिक्स्ड टू द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड जिसके अंडर हम यहाँ पर जब भी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमने टोटल कॉस्ट इनकर की है, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, उन सभी कॉस्ट को हम यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो वो हमारा कॉस्टिंग मेथड कोड है। पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरा क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तीसरा क्या है, वेरिएबल कॉस्टिंग या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर।
अगर एग्जाम्पल दूं तो मान के चलो हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हमने एक यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया एक्स प्रोडक्ट, जिसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट खर्च किए मैंने 60 रुपये और फिक्स कॉस्ट खर्च किए 40 रुपये, मतलब जब हमने पर यूनिट यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो की। तो जब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट की तो प्रोडक्ट को बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी आई यहाँ पर 100 रुपीज़। तो ये जो टेक्निक हमने यूज़ की है, कॉस्टिंग मेथड हमने यूज़ किया है, ये हमारा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन है। यहाँ पर जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? पहला देखो क्या है, वेरिएबल कॉस्टिंग, दूसरा क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग, तीसरा क्या है फुल कॉस्टिंग या फिर डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन डी डायरेक्ट कॉस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। डायरेक्ट कॉस्टिंग सॉरी फुल कॉस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इस आंसर की वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी फुल कॉस्टिंग इज अ करेक्ट आंसर। फुल कॉस्टिंग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर जितनी भी कॉस्ट है उन सभी को जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड जो है यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, जो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग है वो मेनली यूज की जाती है हमारे यहाँ पर इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। जो हमारे इंटरनल हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करते हैं। और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इसका यूज किया जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करने के लिए। देखिए जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यहाँ पर यूज करके जो है बनाते हैं। अब ये जो रिक्वायरमेंट है कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को क्यों यूज करना पड़ता है, वो किसके द्वारा यहाँ पर बोला गया है? पहला क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरा क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर देखो ऑल ऑफ द सॉरी हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये होते क्या है, तो सिंपली देखो पहले बात करते हैं गैप की। गैप क्या है, यहाँ पर नाम से आपको पता लग रहा होगा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि ये ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको यहाँ पर जनरली कंपनी जो है एक्सेप्ट करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पर जो है प्रिपेयर करने के लिए। अब ये जो गैप होता है वो जनरली हमारा जो है यूएस में यूज किया जाता है, इसीलिए इसको कई बार जो है यूएस गैप के नाम से भी जो है जाना जाता है। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम शॉर्ट में आईएफआरएस कहते हैं। तो ये क्या होती है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग की, यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको यहाँ पर फॉलो करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है प्रिपेयर करने के लिए। और लगभग दुनिया के 80% कंट्री जो है वहाँ पर आईएफआरएस का यूज जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तब ये जो स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ पर यूज किए जाते हैं। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक था वो यहाँ पर जो है ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तो सेशन को ओवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।